नमस्कार स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हमारे सामने है एसएससी सीजीएल टीयर 1 13 जून 2019 शिफ्ट 1 में आया हुआ क्लोज टेस्ट। हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, क्लोज टेस्ट को 100% एक्यूरेसी के साथ करने के लिए आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपको ग्रामर की भी अच्छी समझ होनी चाहिए और आपकी वोकैबुलरी भी तैयार होनी चाहिए। क्लोज टेस्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का हिस्सा होते हैं, तो जो स्टूडेंट ट्रिक शॉर्टकट के पीछे भाग रहे हैं, मैं उनको खोलकर बता दूं कि क्लोज टेस्ट को 100% एक्यूरेसी के साथ अगर करना है तो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को इंप्रूव करना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है। क्लोज टेस्ट दिए जाते हैं आपकी समझ को चेक करने के लिए, आपकी कॉम्प्रिहेंशन रिलेटेड समझ को चेक करने के लिए, ये देखने के लिए कि आप किसी वर्ड को या किसी सेंटेंस को पढ़कर उसको किसी स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में यूज कर पाते हैं या नहीं। और इसके लिए जरूरी है कि आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी हो, पढ़ने के साथ साथ कोई भी इंफॉर्मेशन आपको तेजी से समझ में आए और आप उसको दिमाग में रिटेन कर सकें। यह है हमारे सामने क्लोज टेस्ट, जो कि एसएससी सीजीएल टीयर 1 13 जून 2019 वाले क्वेश्चन पेपर में, शिफ्ट 1 वाले क्वेश्चन पेपर में आया है। अब इसको हमें फिल करना है। 5 ब्लैंक हमें दिए हैं और ऑप्शन में से किसी एक वर्ड को उठाकर यहाँ पर रखना है। तो इसके लिए जरूरी है कि जो इन्फॉर्मेशन हमारे सामने लिखी हुई है, पहली बात तो वो चीज हमें समझ में आए, और दूसरी बात ये है कि हम अपने ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स का या वोकैबुलरी का किस तरह से किस कंटेक्स्ट में यूज कर पाए। वोकैबुलरी की समझ से मेरा मतलब है कि हम केवल शब्दों के मीनिंग ही ना जाने, हमें यह भी पता हो कि कौन सा वर्ड किस मीनिंग में, किस तरह की स्ट्रक्चर में, किस तरह के ग्रामेटिकल अरेंजमेंट में यूज किया जाता है, वो किस तरह की कंटेक्स्ट में, किस तरह के डोमेन में इस्तेमाल किया जाता है। और ये चीजें हमें तभी पता चलती है जब हम अपनी रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं, जब हम रीडिंग की हैबिट डालते हैं। तो पढ़ना शुरू करें, 2-4 महीने में ही जो है आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी हो जाएंगी। आप रोज जो है आधा पौन घंटा जितना भी समय निकाल सके रीडिंग को जरूर दें। इसके लिए मैं सजेस्ट करता हूं कि आप एनसीईआरटी की प्रीवियस ईयर की, सॉरी, एनसीईआरटी की 6 से 10 तक की क्लास की सोशल साइंस की किताबें ले लें। हिस्ट्री की ले ली आपने, पॉलिटिकल साइंस की ले ली, ज्योग्राफी की ले ली, इकोनॉमी की ले ली। इससे आपकी जीके भी इंप्रूव हो रही है, जो कि आपको दूसरे सेशन में भी हेल्प करेगी और आपकी रीडिंग स्किल्स भी मजबूत हो जाएंगी। 2-4-6 महीने में ये हो जाएगा। शुरू में कुछ स्टूडेंट जो है हिंदी बैकग्राउंड के होते हैं, वो कहते हैं कि सर हमें रीडिंग को स्किप करना है। बच्चा, नहीं कर सकते हो आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को करने के लिए आप रीडिंग को स्किप नहीं कर सकते हो, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आप जितनी जल्दी शुरू कर देंगे उतना आपके लिए बेहतर है। शुरू में 8-10 दिन आपको दिक्कत होगी, क्योंकि आपने अभी तक सारी किताबें हिंदी में पढ़ी होंगी। अब आप इंग्लिश पढ़ेंगे तो आपको हो सकता है शुरू में 8-10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना थोड़ी दिक्कत हो, लेकिन आप इंसान हैं, आपके पास दिमाग है। आप जिस क्षेत्र में चाहें, जितना चाहे अपने दिमाग का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको वो करेज लाना है अपने अंदर, वो कॉन्फिडेंस लाना है कि मुझे ये चीज करनी है। चलिए, बातें बहुत हो गई, क्लोज टेस्ट पर ध्यान दे लेते हैं। क्या लिखा हुआ है मिस्टर, ये मिस्टर लिखा हुआ होगा, MR छूट गया, इसका कोई दिक्कत नहीं। मिस्टर आनंदा कुमार, साइंटिस्ट, नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन सेज दैट एलिफेंट्स आर इंजीनियर्स ऑफ द इकोसिस्टम। एलिफेंट्स को इकोसिस्टम का इंजीनियर्स कहा गया है मेटाफोरिकल सेंस में। ही एक्सप्लेन्स दे आर सीड। अब देखिए, दे आर सीड, यहाँ पर सीड जो है एक नाउन मॉडिफायर यानी कि एडजेक्टिव की तरह लगा हुआ है। पेन का कलर चेंज कर लेता हूं। सीड जो है यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह है, मतलब नाउन मॉडिफायर की तरह लगा हुआ है, और यहाँ पर कोई नाउन ही आना है, और ये जो सारी फ्रेज होगी दे का सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होगी। इतनी सी बात है, स्ट्रक्चर को देखते ही समझ में आ जाएगी। तो दे यूज किया जा रहा है यहाँ पर एलिफेंट्स के लिए, क्योंकि एलिफेंट्स ही जो है अभी तक प्लूरल पर्सन की तरह, प्लूरल सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है। तो दे यूज किया जा रहा है एलिफेंट्स के लिए, यानी कि एलिफेंट्स को कहा जाना है जो भी कहा जाना है यहाँ पर। तो एलिफेंट्स क्या है? सीड कलेक्टर्स है, ईटर्स है, मेकर्स है, डिस्पर्सर्स है। देखिए, यहाँ पर जो है मेटाफोरिकल सेंस में एलिफेंट्स को इंजीनियर कहा गया है। इंजीनियर, अब इसके इंजीनियर वाले फंक्शन पर ही हम ध्यान देंगे। एलिफेंट को इकोसिस्टम का इंजीनियर अगर कहा गया है तो इंजीनियरिंग रिलेटेड फंक्शन पर ही हम यहाँ पर फोकस करेंगे। तो इंजीनियरिंग रिलेटेड फंक्शन में जो है ईटर तो आएगा ही नहीं। अगर हम इंजीनियरिंग रिलेटेड फंक्शंस पर फोकस करें तो ईटर तो आएगा ही नहीं यहाँ पर। दे आर सीड ईटर, ये तो यहाँ होना ही नहीं है।
मेकर आ सकता है, कलेक्टर आ सकता है, डिस्पर्सर आ सकता है। अब देखिए मेकर की अगर बात करें तो सीड मेकर अगर हम यहाँ पर लिखते हैं तो सीड मेकर का मतलब हो गया सीड को बनाने वाला है। देखिए सीड को किसी भी प्लांट के, फॉरेस्ट की बात हो रही है, इकोसिस्टम की बात हो रही है, नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन ये कह रही है, तो मैं बता दूं कि जो प्लांट के सीड होते हैं वो प्लांट से खुद ही डेवलप होते हैं। वो एक नेचुरल प्रोसेस है, आप उसको या कोई एनिमल उसको मेक नहीं कर सकता, बना नहीं सकता, वो प्लांट से खुद ही प्रोड्यूस होता है। तो मेकर जो है मीनिंगलेस हो जाएगा यहाँ पर। अब कलेक्टर हो सकता है और डिस्पर्सर हो सकता है, इन दोनों में जो है अभी भी कंफ्यूजन है। अगर इस तरह से कोई यहाँ से कोई हिंट नहीं मिल रहा तो आगे और 2-4 सेंटेंस पढ़ने की कोशिश करें, कहीं ना कहीं कोई ना कोई लिंक दिया होगा। इस क्लोज टेस्ट के इस पैराग्राफ के लिखे हुए सेंटेंसेस के कंटेक्स्ट को समझने की कोशिश करें, इसके ऑब्जेक्टिव मीनिंग को, ऑब्जेक्टिव कंटेक्स्ट को, ऑब्जेक्टिव थीम को पकड़ने की कोशिश करें। कहने का मतलब है कि 2-4 सेंटेंस और आगे के पढ़ें। फॉरेस्ट विदाउट हैव बीन ऑब्जर्व टू नॉट हैव यंग एट ऑल, दिस इज बिकॉज स्पीसीज डिस्पर्स सीड ओनली थ्रू एलिफेंट्स। यहां पर लिखा हुआ है स्पीसीज डिस्पर्स सीड्स ओनली थ्रू एलिफेंट्स। मतलब यहाँ के डिस्पर्स का मतलब होता है टू स्प्रेड, डिस्पर्स का मतलब होता है टू स्प्रेड, फैला देना। यानी कि कुछ स्पीसीज है जो कि एलिफेंट के थ्रू ही अपने सीड को जो है उनका सीड डिस्पर्स होता है। तो यहां पर लिखा जाना था दे आर सीड डिस्पर्सर, यानी कि एलिफेंट्स के ये डिस्पर्सिंग रिलेटेड इंजीनियरिंग फंक्शन पर यहां पर फोकस किया गया है। तो 141 का हो जाना था यहां पर 4। ये ही एक्सप्लेन्स, पहले उसने इंजीनियर कहा, फिर उसने एक्सप्लेन किया कि क्यों वो इंजीनियर कह रहा है। दे आर सीड डिस्पर्सर। फॉरेस्ट 142 के ऑप्शन में आपको दिखा देता हूं ताकि आप भी अपना दिमाग लगा पाए। ये है 142 के ऑप्शन। फॉरेस्ट विदाउट ब्लैंक दिया गया है। फॉरेस्ट यहां पर नाउन हो गया, विदाउट प्रीपोजिशन लग गया, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आना है, और इस फॉरेस्ट जो कि हमारा सब्जेक्ट था इसके हिसाब से आगे हैव बीन के साथ प्रेडिकेट आ गया। क्या है प्रेडिकेट? फॉरेस्ट विदाउट ब्लैंक हैव बीन ऑब्जर्व्ड टू नॉट हैव यंग, यहां पर कुछ आना है एट ऑल। अब देखो फॉरेस्ट विदाउट इंजीनियर्स, इंजीनियर्स उनको मेटाफोरिकल सेंस में कहा गया है। अगर आप यहाँ पर इंजीनियर्स को लिखने की कोशिश करोगे तो वो एक लिटरल सेंस में हो जाएगा। फॉरेस्ट में किसी इंजीनियर की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, होते भी होंगे तो इस तरह के सेंस को, इस तरह के मीनिंग को कन्वे नहीं किया जा रहा। ये नहीं कहा जा रहा कि फॉरेस्ट में इंजीनियर नहीं होंगे तो उनका जो है एग्जिस्टेंस नहीं है, या कुछ भी जो यंग वगैरह आगे प्रेडिकेट है वो उस इंफॉर्मेशन से रिलेट नहीं कर रही है, एक लॉजिकल कनेक्शन नहीं बन रहा है। तो इंजीनियर्स तो हटा दो। कंजर्वेशन फंक्शन पर भी फोकस नहीं किया जा रहा। आप पूरे क्लोज टेस्ट को, पूरे पैराग्राफ को, कॉम्प्रिहेंशन को समझने की कोशिश करेंगे तो फॉरेस्ट के कंजर्वेशन वाले फंक्शन पर या फॉरेस्ट के कंजर्वेशन वाले इशू पर, टॉपिक पर, सब्जेक्ट पर यहाँ पर डिस्कस नहीं किया जा रहा। हालांकि जो भी बात बोली जा रही है, नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन का कोई एम्प्लॉय है, आनंद कुमार साइंटिस्ट, वही बोल रहा है, वही ये बात कह रहा है, लेकिन फॉरेस्ट के कंजर्वेशन रिलेटेड सब्जेक्ट पर ये पैराग्राफ नहीं है, तो ये भी नहीं आना है, ये आउट ऑफ कंटेक्स्ट वर्ड हो जाएगा। अब एलिफेंट्स या सीड्स, देखिए अगर आप यहाँ पर लिखते हैं फॉरेस्ट विदाउट सीड्स, ये समझ की बात है। यहाँ पर ना आपको ग्रामर हेल्प करेगी ना आपकी वोकैबुलरी हेल्प करेगी। यहाँ ये ऐसा क्लोज टेस्ट है जहां पर आपकी समझ ही आपको बता सकती है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ आना है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को स्किप करने की बजाय उसको सामने से उसको जो है हैंडल करें, रीडिंग अपनी इंप्रूव करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स एसएससी के एनवायरनमेंट में नए नए आते हैं, वो ट्रिक्स, शॉर्टकट्स, इनके पीछे भागने लगते हैं। मुझे समझ में नहीं आता क्यों। और बहुत सारे टीचर्स ही, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये रियलिटी है कि बहुत सारे टीचर्स बच्चों को इसी तरह का जो है लड्डू दे के फंसाते हैं कि ये रही 5 ट्रिक्स, ये रही बेस्ट स्ट्रेटेजी, ये रही बेस्ट शॉर्टकट, ये लगाओ क्लोज टेस्ट कर लो। नहीं बच्चा, कोई नहीं, कोई शॉर्टकट, कोई ट्रिक आपके काम नहीं आनी है। देखिए क्लोज टेस्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जामिनर आपको दे रहा है तो क्या चेक करना चाहता है कि आपने कितनी ट्रिक सीखी हुई है,
कितने शॉर्टकट आपको पता है? फिर तो वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बोलता ही नहीं उसको, फिर तो वो ट्रिक कॉम्प्रिहेंशन या ट्रिक रिलेटेड क्वेश्चन बोलता उनको। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड कोई भी पार्ट आपको दिया जाता है, चाहे क्लोज टेस्ट हो, चाहे सेंटेंस अरेंजमेंट हो, चाहे कॉम्प्रिहेंशन हो, अनसीन पैसेज, वो दिया जाता है आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की बेसिक समझ, कि आप इंफॉर्मेशन को पढ़कर उसे समझ पाते हैं या नहीं, इस एबिलिटी को, इस एटीट्यूड को चेक करने के लिए। और आप पता नहीं क्यों शॉर्टकट और क्यों ट्रिक के चक्कर में पड़ जाते हैं, आप अपना टाइम वेस्ट करते हैं। कोई ट्रिक काम नहीं आनी है, यहां पर आपकी समझ काम आनी है। देखिए, फॉरेस्ट विदाउट सीड्स हैव बीन ऑब्जर्व टू नॉट हैव यंग, जो भी उस ब्लैंक में आएगा 143 में अभी देख लेंगे एट ऑल। अगर हम यहाँ पर सीड्स लिखते हैं तो ये एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को देने जैसा है। मतलब कि मेरे कहने का है कि अगर यहाँ पर सीड्स लिखते हैं तो आप ये कह रहे हैं कि फॉरेस्ट विदाउट सीड्स। देखिए, फॉरेस्ट में सीड्स तो होते ही हैं, उसको मेंशन करने की क्या जरूरत है? कोई भी फॉरेस्ट अगर आप कह रहे हो तो प्लांट को ही रिफर कर रहे हो, तो प्लांट तो सीड से ही डेवलप होता है। तो फॉरेस्ट में सीड्स नहीं है। फॉरेस्ट विदाउट सीड्स मतलब फॉरेस्ट में सीड, फॉरेस्ट बिना सीड के। हिंदी वाले स्टूडेंट ध्यान दें, फॉरेस्ट बिना सीड्स के। तो क्या फॉरेस्ट का सीड्स के साथ या सीड्स के साथ कोई और एग्जिस्टेंस भी है क्या? क्या मतलब कोई ऐसी सिचुएशन है क्या कि फॉरेस्ट में सीड हो भी सकते हैं, नहीं भी? क्या आप ऐसे फॉरेस्ट को इमेजिन कर सकते हैं जिसमें सीड हो या ना हो? भाई, फॉरेस्ट है तो सीड तो हो गई, बिना सीड के तो उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो फॉरेस्ट विदाउट सीड्स ये एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के अगेंस्ट जाने वाली बात हो जाएगी। एक ऐसी चीज हो जाएगी कि जो नॉर्मल चीज है हम उसको विदाउट लगाकर मेंशन कर रहे हैं। यहां पर ये नहीं आना है। एक्चुअली में यहां पर एलिफेंट के ही एक स्पेसिफिक फंक्शन को और ज्यादा डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा है साइंटिस्ट। पहले उसने इंजीनियर कहा, फिर उसने सीड डिस्पर्सर कहा, फिर उसने कहा फॉरेस्ट विदाउट एलिफेंट्स हैव बीन ऑब्जर्व्ड टू नॉट हैव यंग, और जो भी है यहाँ पर सीड प्लांट जो भी आना है एट ऑल। यहां पर 142 का दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। सीड को लिखने जैसा बिल्कुल यहां पर ऐसा हो जाएगा कि जैसे सफेद कागज पे सफेद स्याही से कुछ लिख रहे हो। फॉरेस्ट का तो सीड के बिना एग्जिस्टेंस है ही नहीं, तो उसको लिखने की आवश्यकता क्या है? यहां पर ये मीनिंगलेस हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा। ये हो गया 142 का दूसरा ऑप्शन, एलिफेंट्स। एलिफेंट के ही एक और फंक्शन पर फोकस कर रहा है। ये है 143। ठीक है, फॉरेस्ट विदाउट एलिफेंट्स, उसने पहले उसको सीड डिस्पर्सर कहा, फिर अब वो कह रहा है कि फॉरेस्ट विदाउट दीज एलिफेंट्स, एलिफेंट्स हैव बीन ऑब्जर्व टू नॉट हैव यंग सैपलिंग्स स्पीसीज एलिफेंट्स सीड्स। देखिए, यंग लगाया गया है एक ऐसा एडजेक्टिव, यहां पर उस नाउन के लिए लगाया गया है। यंग जो एडजेक्टिव लगाया गया है उस नाउन के लिए लगाया गया है, जो नाउन आपको इन चारों ऑप्शन में से कोई एक उठाकर यहां पर रखना है। देखिए, यंग आप उसी को कह सकते हैं जिसमें कोई लाइफ हो, जिसमें कोई टाइम पीरियड हो, यंग, ओल्ड। अब देखिए, सीड्स की अगर हम बात करें तो सीड्स तो एक पैसिव थिंग हो गई। आप उसको, उसमें कोई लाइफ तो है नहीं, उसका कोई टाइम पीरियड तो है नहीं, बोला तो उसे सीड ही जा रहा है। उसमें लाइफ तब आएगी जब आप उसको जमीन में, अर्थ में जो है तौर तरीके से एक प्रोसेस के साथ लगा दोगे, फिर वो डेवलप हो जाएगा, फ्लरिश हो जाएगा, फिर उसमें लाइफ आएगी, तब आप उसको यंग बोल सकते हो। तो सीड्स को तो यंग और ओल्ड बोल ही नहीं सकते हो। या फिर आप उसकी एज बताना चाह रहे हो कि 50 साल पुराना सीड है, ऐसा कोई रेफरेंस यहाँ पर है ही नहीं। एलिफेंट्स की बात नहीं यहाँ पर हो रही है, एलिफेंट्स को लिखना यहाँ पर मीनिंगलेस हो जाएगा। फॉरेस्ट विदाउट एलिफेंट्स हैव बीन ऑब्जर्व टू नॉट हैव यंग एलिफेंट्स एट ऑल। क्या हम एलिफेंट्स के प्रोडक्शन पर बात कर रहे हैं? यहाँ पर हम सीड के ऊपर बात कर रहे हैं, फॉरेस्ट के ऊपर बात कर रहे हैं। ये भी नहीं होगा। स्पीसीज से ही पता नहीं चलेगा कौन सी स्पीसीज की बात हो रही है, यंग स्पीसीज एट ऑल। यहाँ पर होना था सैपलिंग। सैपलिंग का मतलब होता है अ यंग ट्री। जिस फंक्शन को उसने ऊपर बताया है कि एलिफेंट सीड डिस्पर्सर है, उसी को वो आगे बता रहा है कि फॉरेस्ट विदाउट एलिफेंट्स हैव बीन ऑब्जर्व टू नॉट हैव यंग सैपलिंग्स एट ऑल। कि एलिफेंट अगर सीड को डिस्पर्स नहीं करेंगे तो यंग ट्री उसमें से निकल के नहीं आते हैं। और जिन फॉरेस्ट में एलिफेंट्स नहीं होते हैं, फॉरेस्ट विदाउट एलिफेंट्स जो है वो, उनमें यंग सैपलिंग्स नहीं होती है, यंग ट्री नहीं होते हैं।
सैपलिंग में आपको दिखा देता हूं क्या होता है। ये होता है सैपलिंग। सैपलिंग का मतलब अ यंग ट्री, तो छोटा सा पेड़ निकल के आता है, तो यहां पर हो जाना चाहिए था सैपलिंग्स। दिस इज बिकॉज, अब इसका जो भी इंफॉर्मेशन यहां पर लिखी हुई है इसके यहां पर रीजन बता रहा है। दिस इज बिकॉज स्पीसीज, स्पीसीज लिखा हुआ है नाउन। अब इससे पहले या तो कोई डिटर्मिनर ही आ सकता है या कोई एडजेक्टिव ही आ सकता है। सारे के सारे डिटर्मिनर यहां पर लगाए गए हैं। अगर आप यहां पर ऑल लिखते हैं, दिस इज बिकॉज ऑल स्पीसीज डिस्पर्स सीड्स ओनली थ्रू एलिफेंट्स, क्या ये एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है? क्या ये सही है? अगर आप यहां पर ऑल लगाते हो या फिर नो लगाते हो तो इंफॉर्मेशन गलत हो जाएगी, फैक्ट के अगेंस्ट हो जाएगी। क्या जिन फॉरेस्ट में एलिफेंट नहीं होते हैं, सभी फॉरेस्ट में तो एलिफेंट पाए नहीं जाते हैं, कोई कुछ स्पेशल फॉरेस्ट होते होंगे जहां एलिफेंट होते होंगे। जिन फॉरेस्ट में एलिफेंट्स नहीं होते हैं, क्या वहां पर जो है यंग ट्री नहीं होते या वहां पर सीड डिस्पर्स नहीं होते? तो ऑल और नो लगाना इस इंफॉर्मेशन को गलत कर देगा। आप ये कह रहे हो कि ऑल स्पीसीज डिस्पर्स सीड ओनली थ्रू एलिफेंट्स, और बहुत तरीके होते हैं सीड डिस्पर्स करने के, ऑल स्पीसीज जो है ये नहीं करती है। नो से कह दोगे तो आपने सभी स्पीसीज को निगेट कर दिया, ऑल में आपने सभी स्पीसीज को इंक्लूड कर दिया, इसलिए दोनों ही डिटर्मिनर इस इंफॉर्मेशन को गलत कर देंगे। एवरी की अगर हम बात करें तो एवरी जब डिटर्मिनर होगा तो सिंगुलर नाउन के साथ आएगा। आपने स्पीसीज लिखा हुआ है, प्लूरल लिखा हुआ है, यहां पे आना चाहिए सर्टेन, एवरी भी नहीं आएगा। सर्टेन का मतलब होता है सम डेफिनिट। वो ये कह रहा है कि कुछ निश्चित स्पीसीज होती हैं, सम डेफिनेट स्पीसीज होती हैं जिनका सीड जो है एलिफेंट्स के थ्रू ही डिस्पर्स होता है और कोई तरीका नहीं है। दिस इज बिकॉज सर्टेन स्पीसीज डिस्पर्स सीड्स ओनली थ्रू एलिफेंट्स। आगे का सेंटेंस पढ़ें आप, मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं। The animals are phenomenal at explaining themselves to new ecological conditions and negotiating a problem। एक्सप्लेन का तो यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। एक्सप्लेन तो कोई पर्सन ही करता है, मेंटल स्किल है। एक्सपेंड का मतलब है, एक्सपेंडिंग का मतलब या एक्सपेंड का मतलब टू बिकम लार्ज। तो क्या कहना चाह रहा था? एनिमल्स आर फिनोमिनल एट एक्सपेंडिंग देमसेल्व्स, अपने आप को। वो जो एलिफेंट्स है, द एनिमल्स को यहाँ पर देखिए द आर्टिकल लगाकर एनिमल को स्पेसिफिक किया गया है, मतलब उन सारे एलिफेंट्स को ही रिफर कर रहा है। तो जो एलिफेंट्स हैं, जो हमारे एनिमल्स हैं, वो अपने आप को लार्ज कर लेते हैं, दे बिकम लार्ज टू न्यू इकोलॉजिकल कंडीशंस। नहीं, ये गलत है, मतलब मीनिंगफुल नहीं होगा। अडॉप्टिंग या स्ट्रक्चरिंग, देखिए स्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है, स्ट्रक्चर का मतलब होता है टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर जो वर्ड है वो वर्ब की तरह भी इस्तेमाल हो जाता है, नाउन की तरह भी इस्तेमाल हो जाता है। ये भी यहाँ पर मीनिंगलेस हो जाएगा। यहाँ पर होना चाहिए अडॉप्टिंग, कि जो नई इकोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं उनके हिसाब से वो खुद को अडॉप्ट कर लेते हैं। अडॉप्ट का मतलब है टू चेंज समथिंग और वन सेल्फ, मतलब किसी चीज को, दूसरी चीज को या खुद को चेंज कर लेना दूसरी कंडीशंस को सूट करने के लिए। टू चेंज समथिंग और वन सेल्फ टू सूट डिफरेंट कंडीशंस। और अडॉप्ट के साथ आपने टू लगा हुआ देखा होगा, टू प्रीपोजिशन, और ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है वो कंडीशन जिनके हिसाब से जो है उसने खुद को चेंज किया, किसी पर्सन या एनिमल ने, और वो लगा हुआ है टू यहाँ पर। अडॉप्ट चूंकि ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है तो उसके बाद लिखा हुआ ऑब्जेक्ट देमसेल्फ, ये एनिमल के लिए, एलिफेंट्स के लिए, एलिफेंट्स को रिफर करेगा, ठीक है। द एनिमल्स आर फिनोमिनल एट अडॉप्टिंग देमसेल्व्स टू न्यू इकोलॉजिकल कंडीशंस एंड नेगोशिएटिंग ए प्रॉब्लम। ये था आपका क्लोज टेस्ट। अब देखो इसमें ना बहुत ज्यादा आपकी ग्रामर की स्किल्स काम आई, एक दो ऑप्शन थे जहां पर हमने ग्रामर की स्किल्स लगाई। मीनिंग सारे वर्ड के सिंपल ही थे, सब आपको पढ़े हुए जाने समझे हुए वर्ड थे, लेकिन आपने इस इंफॉर्मेशन को पढ़कर समझा कितना, आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स कितनी अच्छी है, यही चेक करने के लिए क्लोज टेस्ट आपको दिया गया था।
तो आप किसी भी शॉर्टकट के, किसी भी ट्रिक के चक्कर में ना पड़े। ये आपका समय बर्बाद कराती हैं, ये आपको बेवकूफ बनाती हैं। ये 2 4 5 10 जगह लग जाएंगी, लेकिन ये सभी जगह जो है यूनिवर्सली काम नहीं करेंगी। कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट और सेंटेंस अरेंजमेंट दिए जाते हैं आपको आपकी कॉम्प्रिहेंशन रिलेटेड स्किल्स चेक करने के लिए, कि आप किसी इंफॉर्मेशन को पढ़कर कितना समझ पा रहे हैं और उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। ये स्किल चेक करने के लिए आपको इस तरह के जो है क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो आप अपनी इन स्किल्स को इंप्रूव करें। थोड़ा समय लगेगा, 1-2 महीने लग सकते हैं, लेकिन आप कर लोगे। आज के सेशन में इतना ही। धन्यवाद।